भाइयों रणवीर लाबादिया तो बहुत गंदा आदमी है। ये सुनो तुम। बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से। मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। तुम 8 बार एक जोक को कैसे खींच सकते हो? जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई ना, सब लोग रणवीर को तो ब्लेम कर ही रहे थे बिकॉज उसने ये जोक मारा था, पर लोग उतना ही समय को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई तुम्हारे अंदर तो दिमाग होगा, इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, इसका कंटेंट कैसा है और इसने जोक कैसा मारा है, तुम्हें तो अपने दिमाग से सोच के इस जोक को हटा देना चाहिए था। सो हियर वी गो, हमें उसका जवाब मिल चुका है। भाई ने 8 बार वो सवाल पूछा था और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार तो बहुत गंदी बातें करी है इसने। इमेजिन समय ऐसा कह रहा है जिसने एक टाइम पे ये जोक मारा था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया कि हाँ मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे ही मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहां लड़ाई हो गई। वहां पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। ऐसे जोक मारने वाला आदमी अगर तुम्हारी बातों को सुन के ये कह रहा है कि ये तो बहुत गंदी बात करती, तो जस्ट इमेजिन करो कि किस तरीके की बात हुई होंगी वहां पर। चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना। समय भाई, जब कीटाणु रणवीर अलाहाबादिया जैसे हो तो 1% को भी नहीं छोड़ना चाहिए। भाई क्या खतरनाक कंट्रोवर्सी हुई थी, असम के सीएम तक ने एफआईआर कर दी भाई। खैर आज की वीडियोस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं है, बट समय ने एक बात कही थी कश्मीरी पंडित की अपने इस नए स्टैंड अप में स्टिल अलाइव, जिसपे मैंने सुना कि मेल्टडाउन हो रहा है लोगों का। इमेजिन करो एक कॉमेडियन जो कि खुद कश्मीरी पंडित है, वो कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात करता है, तो उसके अंदर तुमको जोक कोई पंचलाइन तो एक्सपेक्ट करोगे ना। बट समय भाई ने एक्सीडेंटली वन ऑफ द मोस्ट अनकंफर्टेबल डिबेट छेड़ दी है इंटरनेट पे कि जब लोग तुम्हें मारने आए तो अपने परिवार को बचाने के लिए वहां से भाग जाना क्या कायरता है या फिर इट्स एन अल्टीमेट एक्ट ऑफ सर्वाइवल। समय ने अपनी नई वीडियो में इस चीज का तो जवाब दे दिया था, पर इंटरनेट पे मेल्टडाउन शुरू हो गया। मुझे AKTK अनफिल्टर्ड की ये वीडियो मिली, हाउ समय रैना डिस्ट्रॉयड कश्मीरी नैरेटिव बिल्ट फॉर ईयर्स, एंड आई गॉट इंटरेस्टेड कि भाई ऐसा क्या हो गया, बिकॉज मुझे लगता है कि हम सबने कश्मीर फाइल्स तो देखी होगी। इट वॉज एन ऑनेस्ट बट वेरी ब्रूटल मूवी। अब मैं वीडियो प्ले करूंगा AKTK की, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग ध्यान से सुनो कि इस वीडियो में कह क्या रहे हैं, किस तरीके से जो कश्मीरी पंडितों का पलायन था वो कोई सडन इवेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। भाइयों शुरुआत की ये वीडियो 1.5 या 2x में चल रही थी। मैं नॉर्मली इतनी स्पीड में देखता हूँ तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ जब तक आधी वीडियो खत्म नहीं हो गई। बाद में मैंने इसको सही कर लिया। सो जस्ट अ हेड्स अप। की बातों का साल बनता हुआ दिख रहा है। अभी पहले आदित्य धर ने धुरंधर से लिबरल्स का मेल्टडाउन करवा दिया था और उसी के बाद समय रैना ने कैसी बात बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता हो तो आदित्य धर भी कश्मीरी पंडित हैं। बोल दिया जिसने सीधे लिबरल्स की नस दबा दी। और भाई साहब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही उस हिस्ट्री को सामने ला रही हैं जिसे सालों तक दबाया गया था। अब जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनको समझा देता हूं कि समय रैना ने अपना एक स्पेशल निकाला है जिसका नाम है स्टिल अलाइव। इस स्पेशल में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है कि कैसे कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया, सरकार, लेफ्ट विंग, राइट विंग सब उनके पीछे गिद्दी की तरह पड़ गए थे। हर कोई उनको खींच रहा था। इट वॉज सच अ स्टूपिड कंट्रोवर्सी टू बी ऑनेस्ट। भारत के अंदर पता नहीं लोगों की जो भावनाएं हैं इतनी कमजोर है कि भाई 2 मिनट में हल्ट हो जाती है। भाई मजाक को मजाक की तरह ही तो लेना चाहिए। हाँ, और अपना नैरेटिव उन पर थोपने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए हमारा उस समय भी यही देखा कि उनके शो पर जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन जो उनके साथ किया गया शो के बाद वो उससे भी ज्यादा गलत था। पर खैर आई स्टिल बिलीव कि एक जोक ही था, इतना ज्यादा एक्शन एक जोक पे नहीं लेना चाहिए था। इसमें भी काफी हद तक गलती रणवीर की है। तुमने भाई अपनी पर्सनैलिटी अपने कंटेंट से जो इस तरह की बनाई है, स्पिरिचुअलिटी, योगा, फैमिली फ्रेंडली, तुम्हारी ऑडियंस बिल्कुल यूज्ड टू थी नहीं कि वो तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात सुनेगी। इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत बड़ी हो गई। इंटरनेट पे ना सब लोग एक करेक्टर में रहते हैं। अगर तुम्हारा करेक्टर बहुत संस्कारी है और तुम उस करेक्टर को बिल्कुल 180 ले गए तो भाई कंट्रोवर्सी तो खड़ी होनी थी। इसी स्पेशल में समय रैना ने एक और बात कही जो असली है और सबसे ज्यादा जरूरी है और जिस पर लोगों का उतना ध्यान नहीं गया। समय रैना ने कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे याद किया और उन्होंने उस नैरेटिव को जवाब दिया जिसमें कहा जाता था कि पंडित डरकर भाग गए थे और कायर थे। रैना ने एक्चुअली कहा कि लड़ाई तभी लड़नी चाहिए जब जीतने का मौका हो, और अगर लड़ाई अनफेयर हो तो वहां से निकल जाना ही सही फैसला होता है। भाई साहब ने साफ-साफ कहा कि उस समय इस्लामिक रेडिकल्स के खिलाफ पंडित हथियार उठा लेते तो भले ही 30 से 40 साल बाद उनकी ब्रेवरी पर फिल्में बन जाती, लेकिन शायद पूरी की पूरी कम्युनिटी खत्म हो जाती। और इसीलिए वो खुश हैं कि पंडित घाटी छोड़कर निकल गए, क्योंकि आज कम से कम वो जिंदा हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब भाई साहब इस बात पर रिएक्शन तो नहीं थे। कुछ लोग कहने लगे कि समय रैना ने बिल्कुल सही कहा है, प्रैक्टिकल बात की है। भाई कुछ लोग कहने लगे कि ये गलत है। भाई मुझे लगता है हम जिस पोजीशन में बैठे हैं ना, हम नहीं तय कर सकते कि वो सही था या गलत, बिकॉज जब चारों तरफ से लोग तुम्हें मारने आ रहे हो ना, तुम
ये नहीं सोचते कि आज तो ये उठाई तलवार और आज सबकी गर्दन काट दूंगा। तुम सबसे पहले अपने परिवार को देखते हो और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करते हो, फिर उसके लिए अगर तुम्हें भागना भी पड़े डू इट, क्योंकि जिंदा रहे भाई दोबारा वापस आ जाना, बट अगर मर ही जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज प्रैक्टिकल। और अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी सीन हो जाए ना, जैसे बहुत लोग इंडिया में रोड रेस के चक्कर में मर जाते हैं, हल्की सी गाड़ी ठुक गई, लड़ाई झगड़े हो गए तो लोग कत्ल ही कर देते हैं। ऐसी भी सिचुएशन में भी ना, जब तुम्हें नहीं पता कि भाई सामने वाले के पास पता नहीं क्या हो, इट्स बेटर कि तुम खुद को काम डाउन करो और अपने कदम पीछे खींच लो। भाई देखो, जब तक जान है तब तक जहान है। ये तो कायरता है। ये दोनों ही बातें अलग-अलग लोगों को कड़वी लग सकती हैं और इसलिए सच्चाई समझनी पड़ेगी और उसके लिए हमें 1990 की ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ेगा। वो कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी, वो प्लान इस्लामिक टेरर था जिसमें साफ-साफ कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, नरसंहार हुआ था। धीरे-धीरे इसका माहौल बनाया गया था। पहले बड़े-बड़े पदों पर बैठे कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स हुई थी, फिर डर फैलाया गया था और फिर एक स्टेज आई थी जब रातों में मस्जिदों से अनाउंसमेंट होने लगी थी। कश्मीरी पंडितों का हिंदुओं का नाम लेकर साफ-साफ धमकियां दी गई थी। साफ कहा गया था या तो घाटी छोड़ दो या धन बदल दो या मरने के लिए तैयार रहो। इसी के साथ महिलाओं के साथ क्राइम्स हुए, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया और लोगों को उनके घरों में घुसकर मारा गया था। और ये सब इसीलिए किया गया था जैसे कि हमने कश्मीर फाइल्स में देखा भाई, जो चीजें कश्मीरी पंडितों के साथ हुई भाई, हॉरिबल। एक क्लियर मैसेज जाए कि अब यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, अब कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का है। एंड ये मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। उस समय लगभग 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने अपना ही घर छोड़ दिया था। हजारों साल पुरानी उनकी मौजूदगी एक झटके में खत्म कर दी गई थी। और ऐसे में सवाल पूछना बहुत आसान है कि भाई उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं की, लेकिन सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। आप उस समय की ग्राउंड रियलिटी देखिए। उस समय पंडित कुल कश्मीर की पॉपुलेशन का 4 से 5% थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंसी थी, AK-47 थी, ट्रेनिंग थी, फंडिंग थी और लोकल सपोर्ट भी था। इनफैक्ट उनके पड़ोस दैट्स ट्रू। इवन समय नहीं बात करिए ना कि उन्होंने पहले तो कश्मीर छोड़ दिया था, लेकिन वो लोग दोबारा वापस गए थे और उस टाइम उनके घर के सामने गोलियां चली हैं। भाई तुम अब AK-47 के सामने क्या कर लोगे? देयर इज नथिंग यू कैन डू। उनके सामने बंदूक लेकर खड़े थे और ऐसे में लड़ाई नहीं होती, सीधा नरसंहार होता। ऊपर से कश्मीरी पंडित उस समय अकेले थे, पूरे देश में वो रिएक्शन नहीं आया था जो आना चाहिए था। ना मीडिया ने उस लेवल पर उठाया, ना सरकार ने कुछ किया, ना सोसाइटी ने मिलकर आवाज उठाई। एंड देखिए, यही सबसे बड़ा फेलियर था और इसीलिए समय रहना की बात को सिर्फ कायरता कह देना बहुत नहीं है। उन्होंने जो कहा वो कायरता नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल एंगल है। उस समय हथियार उठाना मतलब लगभग पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देना था, क्योंकि आप खुद सोचोगे जब आपके पड़ोसी से लेकर आपके बचपन का दोस्त सब आपकी और आपके परिवार की जान लेने पर आतुर हों, तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स यही आएगा कि सबसे पहले परिवार को बचाओ। और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब आपके साथ कोई नहीं था। कई जगहों पर तो कश्मीरी पंडितों को ही विलेन की तरह दिखाया गया था, उनकी कहानी को दबा दिया गया था। बॉलीवुड और मीडिया हाउसेस ने सालों तक इस इशू को छुआ तक नहीं। एक न्यूज भी मैंने ऐसी कुछ देखी थी जिसके अंदर कश्मीरी पंडितों को थोड़ा ऑप्रेसिव दिखाने की कोशिश करी जा रही थी, इग्नोर किया या फिर डाइल्यूट किया, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी पंडित रुके नहीं। उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया, अपने घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान, रिफ्यूजी कैंप्स में रहे, मुश्किल हालात में रहे, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया, एजुकेशन में आगे बढ़े, जॉब्स में आगे बढ़े, हर फील्ड में अपनी जगह बनाई और आज भारत के कई टॉप सेक्टर्स में कश्मीरी पंडित दिखाई देते हैं। ये सर्वाइवल के बाद रीबिल्ड की कहानी है। ये ना व्हाट, मुझे ज्यूस की याद आ गई, किस तरीके से उनके ऊपर भी अत्याचार हुए थे इसी तरीके से। एंड नाउ दे सीम्स टू हैव पावर ओवर यूनाइटेड स्टेट्स। हर फील्ड में टॉप पर ज्यूस बैठे हुए। इट्स काइंडा लाइक दैट। और ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय जो हुआ उसको जस्टिफाई कर दिया जाना चाहिए। No, तो समय बिल्कुल ने नहीं। जो कहा वो सही है या नहीं, ये सवाल अभी भी खड़ा है। क्या उस समय लड़ना चाहिए था? इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि एक तरफ सर्वाइवल है और दूसरी तरफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। वैसे हमें ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जब 5% लोग एक एरिया में किसी दूसरे बड़े ग्रुप से अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़े हों। आप बिहार की बात कर लो, 1980 के बाद बिहार के कई 4-5% की आबादी जो कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ी थी। आई डिड नॉट इमेजिन बिहार, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा कहीं फार ईस्ट की बात होने वाली है। इलाकों में नक्सलवाद आतंक का रूप ले चुका था। माओवादी ग्रुप्स ने गांव के अंदर घुसकर टारगेटेड किलिंग्स शुरू कर दी थी। खास तौर पर हिंदू अपर कास्ट कम्युनिटीज को निशाना बनाया गया था, जमीन के नाम पर, क्लास वॉर के नाम पर, और ऐसा डर बना दिया गया था ताकि हिंदू अपर कास्ट या तो झुक जाए या फिर वो इलाका छोड़कर भाग जाए। और यहीं से बिहार के अंदर भी वो सिचुएशन बन गई थी जो एग्जिस्टेंस की होती है, या तो खत्म हो जाओ या फिर लड़ो। लेकिन बिहार में टारगेटेड कम्युनिटीज ने भागने का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने लड़ने का रास्ता चुना। और इसी कारण कई छोटे छोटे ग्रुप्स बने जो खुद भी कोई ट्रेंड आर्मी नहीं थे। ये गांव के लोग थे, किसान थे, आम लोग थे, लेकिन इनको ये समझ आ चुका था कि अगर हम नहीं लड़े तो बचेंगे नहीं। और इसी कारण उन्होंने अपने गांवों के अंदर खुद का डिफेंस तैयार किया। रणवीर सेना जैसे ग्रुप्स बने, रात में पहरा रखा, हथियार उठाए और नक्सलवादियों से सीधा मुकाबला किया। और फैसिनेटिंग सोशियोलॉजिकल कंपैरिजन। बट एक जगह भाई नक्सलवादियों से लड़ना, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे नंबर के अंदर, फिर भी कंपैरेटिवली इजी है जब भाई तुम एक बड़ी जनसंख्या से लड़ रहे हो। क्योंकि जो कश्मीर में हो नक्सलवाद नहीं था, वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म था जिसका एम ही था पूरे हिंदुओं को खत्म करना। सिचुएशन काफी अलग थी दोनों की। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि उनके सामने सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि अस्तित्व का था। इस सब का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा था, आसान था। इस लड़ाई में बहुत खून बहा। बथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे जैसे दर्जनों कांड हुए जहां दर्जनों लोग मारे गए। पूरा इलाका सालों तक हिंसा में डूबा रहा, लेकिन इसके बावजूद एक चीज साफ है, उन्होंने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ी और सरवाइव किया। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ऐसी सिचुएशन में लड़ना भी सही है, जैसा बिहार में हुआ, और अपने परिवार को लेकर निकल जाना भी सही है, जैसा कश्मीर में हुआ। एंड बिहार और काफी सिचुएशनल मामला है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे सामने है कौन, क्या कोई उम्मीद है भी लड़ने की, फाइट बैक करने की। नहीं है तो भाग जाओ, जिंदा रहे तो दोबारा आ सकते हो। आई मीन इफ यू वांट टू डू समथिंग देन
कश्मीर में सबसे बड़ा फर्क ये था कि कश्मीर में आप 5% होकर लगभग 90% बाकी लोगों से लड़ रहे थे और That's बिहार true. में आप एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से लड़ रहे थे जिसका कितना सर्वहारा सपोर्ट था ये कैलकुलेट करना बहुत आसान नहीं है। कश्मीरियों को लेकर ये बात कहनी बहुत आसान है कि आप लड़ जाते, लेकिन जब आप खुद उन भयानक हालात में जियोगे तब आपको समझ आएगा, क्योंकि हर डिसीजन उस समय के हालातों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह अड़े रहना भी बिल्कुल सही नहीं है। जो डंडी जितनी सख्त होती है उतनी ही जल्दी टूटती है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। कश्मीरी पंडितों ने कोशिश नहीं की, कुछ कश्मीरी पंडित लड़े भी थे, कितने ही मारे भी गए थे और बाकी बचकर निकल आए। इसीलिए आज बैठकर जज करना आसान है, लेकिन उस समय का डर और सिचुएशन वो समझनी भी जरूरी है। लेकिन एक चीज साफ है, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कश्मीरी पंडितों की जर्नी को दबाना चाहते थे। क्योंकि देखिए, कश्मीर में हुए नरसंहार के बावजूद ये नैरेटिव बना दिया गया था कि कश्मीरी पंडित खुद विलेन है, उनकी स्टोरी को दबाया गया था। बॉलीवुड और मीडिया हाउसेज सालों तक इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप बैठे थे या फिर उसे डाइल्यूट कर रहे थे। Today, that- victims, they इसकी were बात कर रहा once था the मैं। privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings, and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. आई एम प्रीटी श्योर इस तरह की न्यूज कांग्रेस के टाइम पे होगी। और इसीलिए समय रैना ने कोई नई कहानी नहीं बताई है, उन्होंने वही बात की जो रियलिटी है, लेकिन जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते थे। और यही वो पॉइंट है जहां पर लिबरल्स की हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। जब दूसरी कम्युनिटीज के ह्यूमन राइट्स पर बात होती है तो आवाज उठाई जाती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के मामले में या तो चुप्पी रहती है या फिर सवाल विक्टिम पर ही उठा दिया जाता है। डैम भाई, आईफोन की स्टोरेज ही फुल हो गई। तो किस बारे में बात कर रहे थे हम? इस पूरी लिबरल जमात के द्वारा। और यही डबल स्टैंडर्ड है। कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि क्या हो सकता है जब सोसाइटी रिएक्ट नहीं करती और लोग चुप रहते हैं। और शायद इसी वजह से समय रैना ने अपने स्पेशल का नाम स्टिल अलाइव रखा है, क्योंकि बात सिर्फ जिंदा अब तो खैर ये तो कोई बात नहीं होती। We don't know कि बस उसने ऐसा क्यों रखा है, but still many things that Kashmir Files movie is propaganda. Like how interesting it is. Liberals ही सबसे ज्यादा freedom, human rights की बातें करते हैं और जैसे ही कुछ भी उनके अगेंस्ट जाता है सबसे ज्यादा human rights की धज्जियां भी वही उड़ाते हैं। तो that was the video. Like तुम लोग क्या सोचते हो समय की सिचुएशन के बारे में? क्या समय भाई का कमबैक हो चुका है? समय ना लेटेंट का सीजन 2 अनाउंस कर दिया था, वो यूट्यूब पे आएगा या फिर कहीं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, वी डोंट नो। आई एम एक्साइटेड भाई, लाइक व्हाट अ कमबैक। तो मैं भी अब अपनी अगली वीडियो में ही कमबैक करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।